Hello friends, welcome back to my channel. In today's session, we will learn about interference. So let's start. In this video, we will see about interference. So let's see what is interference. So when two or more waves with same frequency and having a constant phase difference move in the same direction, then these light wave strains superimpose upon each other and the intensity of light doesn't remain constant but gets modified. This modification of the intensity of light due to the superposition of the waves is called interference. तो फ्रेंड्स इंटरफेरेंस क्या है? यदि दो या दो से अधिक वेव्स जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और उनके बीच की फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, तो उन लाइट वेव्स में सुपरपोजिशन के कारण उनकी इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है, बल्कि चेंज हो जाती है, मॉडिफाइड हो जाती है। और इंटेंसिटी में इस प्रकार के मॉडिफिकेशन को ही हम इंटरफेरेंस कहते हैं। इसे हम इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं। द फिनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स from two coherent sources is called interference. तो फ्रेंड्स सपोज मान लेते हैं हमारा ये एक लाइट सोर्स है और ये एक स्लिट है। स्लिट से लाइट ये वेव फ्रंट आगे बढ़ती है और ये सामने एक दो स्लिट्स है, इन दोनों स्लिट से ये वेव फ्रंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है और ये दोनों स्लिट से वेव फ्रंट आगे बढ़ती है, तो इस रीजन में वेव फ्रंट आपस में ओवरलैप करते हैं और हम ऑब्जर्व करते हैं तब पाते हैं कि इस लाइन के क्षेत्र में दोनों वेव फ्रंट ओवरलैप जब करते हैं तो उनके बीच की फेज जो है कांस्टेंट रहती है, दैट मीन सेम फेज में रहती है। और इस लाइन में हम देखते हैं कि दोनों वेव्स अपोजिट फेज में एक दूसरे से मीट कर रहे हैं। और इस प्रकार हम यदि ये स्क्रीन है तो स्क्रीन पे हम देखते हैं कि अपोजिट फेज पे जो इंटेंसिटी होती है वो मिनिमम होती है और सेम फेस वाले पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर इंटेंसिटी मिनिमम है और यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है। सिमिलरली अल्टरनेट सीक्वेंस में मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी के पॉइंट्स प्राप्त होते हैं। अब यदि हम इस इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को इस स्क्रीन पे देखें तो हमें प्राप्त होती है, ये एक वेव्स को शो करता है और ये दूसरे वेव को शो करता है। अब यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है इस फिगर से कि इस पॉइंट पे दोनों वेव्स जो सुपरइम्पोज हो रहे हैं वो आपस में अपोजिट फेज में हैं और जब ये मैक्सिमम इंटेंसिटी वाले पॉइंट पे दोनों वेव सेम फेज में हैं, तो सेम फेज में है। यहाँ पर एक और ये फिगर दिया हुआ है, दोनों अपोजिट फेज में है। तो ये दोनों वेव्स अपोजिट फेज में होने के कारण इनकी रिजल्टेंट मिनिमम होगी और ये दोनों वेव सेम फेज में होने के कारण इनकी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी को शो करती है। तो ये अपोजिट फेज में होने के कारण इनकी इंटेंसिटी मिनिमम होगी और ये मैक्सिमम इसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी को शो करती है। और यहाँ पर ये दोनों सेम फेज में होने के कारण इनकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और ये रिजल्टेंट वेव्स को शो करती है। तो अब यहाँ हमने देखा पिछले कि जब लाइट वेव्स सेम फेज में एक दूसरे पे सुपरइम्पोज होते हैं तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, तो उस पॉइंट पे जो इंटरफेरेंस होती है दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी मिनिमम होती है दैट मींस दोनों लाइट वेव्स अपोजिट फेज में मिलती हैं, वहां पर इंटरफेरेंस जो होती है उसे हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एट सम पॉइंट्स the resultant intensity is maximum and interference at this point is called constructive interference. That means a point where resultant intensity is maximum, in which the interference is called constructive interference. And in constructive interference, resultant intensity is greater than the sum of the individual intensities of the waves. That means I is greater than I1 plus I2. And let us say destructive interference. At some points, the resultant intensity is minimum, and interference at this point is called destructive interference. That means रिजल्टेंट इंटेंसिटी जिस पॉइंट पे मिनिमम होती है उस पॉइंट पे इंटरफेरेंस को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। एंड इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज लेस देन द सम ऑफ द इंटेंसिटीज ऑफ द टू वेव्स। दैट मींस I is less than I1 plus I2. In this figure, the waveform shows the interference pattern. This too is the interfering waves.
these two waves is interfering waves in this figure, and in this figure these two waves are interfering waves. And here we can see these two interfering waves are in same phase, therefore interference will be constructive. And in this figure this is the resultant waves, and in this figure this is the resultant wave. Here we can see these two waves are in same phase, therefore intensity are maximum, and hence it is constructive interference. But in this figure the waves are in opposite phase, therefore intensity is minimum, therefore this interference and or this type of interference is called destructive interference. Now let us see the classification of interference. According to interfering waves, there are two types of interference. Interference produced by division of wavefront, and the wavefront originating from a common source is divided into two parts by using mirrors, prisms, slits, or lenses, and the two separated wave fronts travel unequal distances and finally brought together to produce interference. In this type of interference, sources are small, like a point source. तो फ्रेंड्स, यदि हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरफेरेंस देखें तो जो इंटरफेरिंग वेव्स है उनके प्रोडक्शन के आधार पर हम देखें तो ये दो प्रकार के हैं। एक इंटरफेरेंस प्रोड्यूस्ड बाय डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट और एक होती है इंटरफेरेंस बाय प्रोड्यूस्ड बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो आइए हम पहले ही देख लेते हैं इंटरफेरेंस प्रोड्यूस्ड बाय डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट को। तो इस प्रोसीजर में जो इंटरफेरिंग वेव्स है उसको प्राप्त करने के लिए एक ही कॉमन सोर्स से आने वाले लाइट वेव्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मिरर्स, प्रिज्म, स्लिट्स या लेंस का यूज करके, और इस प्रकार हमें दो सेपरेट वेव्स प्राप्त होती है जो कि सेम सोर्स से प्राप्त होती है, और वो दोनों लाइट वेव्स अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करके आपस में मीट करते हैं और आपस में इंटरफेयर करते हैं। इस टाइप के इंटरफेरेंस के लिए हमें जो लाइट सोर्स की जरूरत पड़ती है वो फाइंड सोर्स या स्मॉल लाइट सोर्स की आवश्यकता होती है। And let us see the example of interference produced by division of wavefront. So these are the two examples, Young's double slit experiment and Fresnel biprism. In these two experiments, interfering waves are found by division of wavefront. Now let us see about Young's double slit experiment. So this experiment is done by Mr. Thomas Young. This is the Thomas Young, and the Thomas Young had first demonstrated interference in light waves from two sources in 1801. The narrow slits S1 and S2 acts as a sources of waves. The waves emerging from the slits originate from the same wavefront and therefore are always in same phase. And this is the experimental setup of Young's double slit experiment. Now let us see about Fresnel biprism. Fresnel biprism experiment was done by Augustin Jean Fresnel. Therefore, it is called Fresnel biprism experiment. And this is the experimental setup of Fresnel biprism experiment. This triangular shape is the Fresnel biprism experiment, and this is the light source, and this is the screen. And this S1 and S2 is the two virtual coherent source that is obtained by this Fresnel biprism. Now let us see about interference produced by division of amplitude. तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बताया कि इंटरफेरिंग वेव्स के आधार पर दो प्रकार की हैं। ये सेकंड टाइप्स है इंटरफेरेंस प्रोड्यूस्ड बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। द एम्पलीट्यूड ऑफ द इनकमिंग बीम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स either by partial reflection or reflection. These two parts travel in different paths and finally brought together to produce interference, and in this type of interference broad sources are required. So friends, in this type of interference, amplitude of the incoming beam is divided into two parts by reflection or reflection, and in this type of interference we need broad sources. And when we say example, then these are the examples of interference produced by division of amplitude, Newton's rings and Michelson interferometer. Now let us see about Newton's rings experiment. And this experiment is done by Sir Isaac Newton. And this is the experimental setup of Newton's rings experiment. And here, this is the light source, and this is the lens, convex lens, and this is the microscope, and this is the plain glass plate,
and this is a plano convex lens, and this is another plane glass plate. And now let us see about Michelson interferometer. And this experiment is done by Albert Abraham Michelson, and this one is the experimental arrangement of this experiment. Now let us see the resultant intensity due to superposition of two interfering waves. That means when two waves interfere, then what is the resultant intensity, which will we learn here. Let S is a narrow slit illuminated by a monochromatic light of wavelength lambda, and this is the narrow slit, and S1 and S2 are two narrow slits close to each other and equidistant from S. And suppose omega is the frequency of the waves. जो S1 और S2 से जो वेव प्राप्त होती हैं उसकी frequency suppose omega है, and the suppose distance between these two slits S1 and S2 is small d, and this is the screen XY, and suppose screen XY is at a distance d from S1 and S2. And suppose there is a point P on a screen which is at distance y from point O, and these are the two rays which is coming in point P from S1 and S2, and which travels unequal distance from S1 and S2 to come in point P. So friends, let A1 and A2 be the amplitudes of the two wave coming out of S1 and S2. That means S1 और S2 से आने वाले जो waves हैं उनके amplitude suppose A1 and A2 है, and suppose S1 से आने वाला light rays के कारण पॉइंट P पर जो displacement produce होती है वो y1 है किसी समय t पर, and it is given by y1 is equal to A1 sin omega t. Similarly, suppose S2 से चलने वाले जो लाइट वेव्स हैं उसके कारण डिस्प्लेसमेंट वो y2 है at any time t, and which one is given by y2 is equal to A2 sin omega t plus phi. और मान लेते हैं कि जो S1 और S2 से पॉइंट P पर पहुंचने वाले जो लाइट वेव्स है उनके बीच की फेज डिफरेंस phi है और वो कांस्टेंट है. Here phi is the constant phase difference between the two waves. Already we have told. Then according to principle of superposition waves, the resultant displacement at point P is the algebraic sum of the individual displacement. That means resultant displacement will be equal to y1 plus y2. Suppose capital Y is the resultant displacement and this one will be equal to y1 plus y2. And here we will put the value of y1 and y2 in the equation of resultant displacement. Then we get y is equal to a1 sin omega t plus a2 sin omega t plus phi. अब यहाँ हम एक फॉर्मूला पुट करते हैं. Then this expression becomes as y is equal to a1 sin omega t plus a2 sin omega t plus sin omega t cos phi plus a2 cos omega t sin phi. That means यहाँ sin omega t plus phi में हम यहाँ पर जो इक्वेशन लगाए हैं फार्मूला यूज किए हैं वो है cos sin a plus b, और sin a plus b इज इक्वल टू होता है sin a cos b प्लस cos a sin b. उस इक्वेशन का यूज करके हम इस जो टर्म्स है इसको हम एक्सपांड करके इस प्रकार लिख सकते हैं. अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों टर्म्स में इसमें और आपका ये दोनों टर्म्स में sin ओमेगा t कॉमन है. sin ओमेगा t कॉमन है तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं. देन वी विल राइट इट एज y is equal to a1 plus a2 cos phi sin ओमेगा t plus a2 sin phi cos ओमेगा t. अब हम देखते हैं कि let a1 plus a2 cos phi is a cos theta and a2 sin phi is equal to a sin theta. Suppose this is the equation 1 and 2. Here when we put the value of this in this equation, then we get y is equal to a cos theta sin omega t plus a sin theta cos omega t, and suppose this is the another equation number 1. अब जो equation 1 and 2 जो हमने लिखा उसको हम स्क्वायर करते हैं और ऐड करते हैं. Then we get this
a1 square plus a2 square cos square phi plus 2a1 a2 cos phi plus a2 square sin square phi is equal to capital A square cos square theta plus a square sin square theta। फ्रेंड्स हम देखते हैं कि इस इक्वेशन के इस राइट हैंड साइड में यदि हम देखें तो ये a स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और इधर हम देखें तो हम देख पा रहे हैं कि ये टर्म्स और ये टर्म्स दोनों में ये ध्यान देखें a2 स्क्वायर कॉमन है, यहाँ कॉमन लेंगे तो ये cos स्क्वायर पाई प्लस sin स्क्वायर पाई और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा a1 स्क्वायर और ये टर्म्स और इस टर्म्स दोनों में मिला के हो जाएगा a2 स्क्वायर और ये टर्म्स 2a1 a2 cos पाई एज इट इज रहेगा। और इधर राइट हैंड साइड में यहाँ हमें मिलेगा केवल a स्क्वायर ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। और फ्रेंड्स हमको मालूम है कि यहाँ पर जो a स्क्वायर मिला है वो जो रिजल्टेंट वेव है पॉइंट P पर उसके एम्पलीट्यूड को डिनोट करता है और वो हम देखेंगे कि कैसे वो एम्पलीट्यूड को डिनोट करता है। और यदि वो एम्पलीट्यूड को डिनोट करता है तो यहाँ एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है जो कि उसकी इंटेंसिटी के इक्वल होती है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन इतना जो मिला है ये रिजल्टेंट वेव्स जो पॉइंट P पर मिल रही है उसकी इंटेंसिटी को शो करता है। तो आइए हम देखें कि सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 एंड जो हमारा इक्वेशन 1 हमने लिखा वो इस प्रकार चेंज हो जाएगा, वो क्या होगा इस प्रकार आ जाती है और इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला एंड y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस थीटा। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि चूंकि ये रिजल्टेंट वेव्स का इक्वेशन है तो यहाँ a जो है रिजल्टेंट वेव की एम्पलीट्यूड को डिनोट करता है और जिसकी जो वैल्यू है दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन और उसी को हम यहाँ पर डिस्क्राइब किए हैं। तो फ्रेंड्स हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो इंटेंसिटी मिला है I की वैल्यू मिला है दिस इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू इंटरफेरिंग वेव्स। तो इस इक्वेशन से हम देख पाएंगे कि कब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और कब मिनिमम होगी एंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ द इंटरफेरिंग वेव्स इन रिजल्टेंट वेव्स डिपेंड्स ऑन this value of the phi. So let us see when intensity will be maximum. तो उस इक्वेशन से हमें जो प्रीवियस इक्वेशन देखे हैं उसी ये क्लियर है कि इंटेंसिटी कब मैक्सिमम होगी जब cos phi की वैल्यू मैक्सिमम हो और cos phi की वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है 1 होती है और cos phi की वैल्यू 1 कब होगी जब phi की वैल्यू क्या हो 2n pi हो, phi की वैल्यू क्या हो 2n pi हो तो उस कंडीशन में हमारा cos phi की वैल्यू 1 होगी और यहाँ पर जो n है उसकी वैल्यू 0 1 2 3 इत्यादि होगी। अब phi की ये वैल्यू पुट करें तो उस कंडीशन में cos phi की वैल्यू 1 हो जाएगा और इस कंडीशन में जो इंटेंसिटी मिलेगी दैट विल बी मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड दैट इज गिवन बाय दिस एंड व्हिच वन इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर होल स्क्वायर सॉरी a1 प्लस a2 होल स्क्वायर। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये पहले वेव्स का इंटेंसिटी है और ये दूसरे वेव्स की इंटेंसिटी है। तो मैक्सिमम जो इंटेंसिटी है वो इन दोनों वेव्स की इंडिविजुअल जो इंटेंसिटी है उसके सम से ज्यादा है। सिंस फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। अब हमको फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच के रिलेशन मालूम है, ये रिलेशन होती है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस की। तो हमें फेज डिफरेंस दो इक्वेशन मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए दो वेव्स के बीच की फेज डिफरेंस मालूम है इस इक्वेशन से। तो हम इस इक्वेशन के हेल्प से मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए पाथ डिफरेंस क्या होनी चाहिए वो निकाल सकते हैं। तो आइए हम देखें यहाँ पर हम फेज डिफरेंस 2n पाई पुट कर देंगे तो हमारा पाथ डिफरेंस हो जाएगा n लैम्डा, अर्थात दोनों वेव्स के बीच की यदि पाथ डिफरेंस n लैम्डा हो तो उस कंडीशन में हमारा जो इंटेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी और इस कंडीशन में जो इंटरफेरेंस होगी उसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। अब हम देखते हैं मिनिमम इंटेंसिटी क्या प्राप्त होगी। तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला प्राप्त हुई है उसमें मिनिमम इंटेंसिटी तब मिलेगी जब cos phi की वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम हो और cos phi की मिनिमम वैल्यू क्या होती है वो होती है -1। अब ये cos phi की वैल्यू -1 कब होगी जब phi इज इक्वल टू 2n + 1 पाई हो। दैट मींस जो phi की वैल्यू है वह पाई का ऑड मल्टीपल हो तो उस केस में cos phi की वैल्यू -1 होगी एंड इन दिस केस द इंटेंसिटी विल बी मिनिमम।
And in this case, minimum intensity will be given by A1 square plus A2 square minus 2A1 A2, and which one will equal to A1 minus A2 whole square. Here we can say that I minimum is less than A1 square plus A2 square. And with the relation phase difference and path difference, we can find the value of path difference for minimum intensity. So path difference will be equal to 2n plus 1 lambda by 2. That means for minimum intensity, the path difference between the two interfering waves will be odd multiple of lambda by 2. अब यदि गुड कंट्रास्ट के लिए हम देखें तो हमारा दोनों वेव्स की एम्पलीट्यूड इक्वल होना चाहिए। अब जब दोनों वेव्स की एम्पलीट्यूड इक्वल होगी तो उस केस में मैक्सिमम इंटेंसिटी एक वेव्स की इंटेंसिटी के 4 टाइम्स होगी और मिनिमम इंटेंसिटी 0 होगी। तो नाउ लेट अस सी हाउ वी कैन फाइंड द एवरेज इंटेंसिटी। तो एवरेज इंटेंसिटी हम इस फार्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ आई और उसके लिमिट 0 to 2 पाई अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ फाई लिमिट 0 to पाई। अब यहाँ पे हम आई की वैल्यू पुट कर देते हैं। आई की वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो आई की वैल्यू पुट करने पर हमारा ये वैल्यू हो जाएगा। आई की वैल्यू चूंकि मालूम है ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2a1a2 cos पाई। अब इसको वैल्यू इसको हम इंटीग्रेट करें और इस डिनोमिनेटर को भी इंटीग्रेट करें तो हमें मिलेगा ये, और यहाँ पर ये फाई हो जाएगा, यहाँ पर भी फाई हो जाएगा और cos फाई की इंटीग्रेशन sin फाई। तो इस प्रकार इंटीग्रेट करने पर ये मिला और ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट। सिमिलरली डिनोमिनेटर के इंटीग्रेशन फाई होगी और यहाँ पे लिमिट हो जाएगी लोअर और ये अपर लिमिट, और ये लिमिट पुट करने के बाद हमारा जो एवरेज इंटेंसिटी मिलती है वो ए1 स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर के इक्वल मिलती है। और जब ये दोनों के वेव्स की एम्पलीट्यूड इक्वल हो तो इन दिस केस एवरेज इंटेंसिटी इज इक्वल टू 2a square. Now let us see the conditions for sustained interference. So friends, for sustained interference, this is the one condition: the two interfering waves should be coherent. That means दो जो interfering waves है तो या दो से अधिक जो interfering waves होती हैं जो आपस में interfere करते हैं वो coherent होनी चाहिए। और coherent का मतलब क्या होता है? The phase difference between them must remain constant with टाइम। दैट मीन्स उन सभी इंटरफेरिंग वेव्स के बीच की फेज डिफरेंस वह समय के साथ कांस्टेंट होनी चाहिए। दिस इज द वन कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। नाउ लेट अस सी अनदर कंडीशन: द टू कोहेरेंट सोर्सेस मस्ट बी नैरो। दो कोहेरेंट सोर्स है वो नैरो होने चाहिए, अदरवाइज ए सिंगल सोर्स विल एक्ट एज ए मल्टी सोर्सेस। The amplitude of the interfering waves should be equal. जो interfering waves हैं उनके amplitude equal होना चाहिए so that we can get good contrast between bright and dark fringes. And this is the another condition for sustained interference, and which one is the distance between two coherent sources and a screen should be reasonable. That means जो coherent source है और screen के बीच की distance reasonable होना चाहिए। The large distances of screen reduce to intensity. यदि स्क्रीन और कोहेरेंट सोर्स के बीच की डिस्टेंस ज्यादा हो तो वो इंटेंसिटी को कम कर देती है। तो फ्रेंड्स, these are the conditions for sustained interference. तो फ्रेंड्स, आज की इस सेशन में इतना ही। इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन प्लीज आस्क थ्रू कमेंट बॉक्स। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टिल नाउ then please subscribe and press bell icon to get the notification of every new videos. तो फ्रेंड्स, आइए हम आज की क्लास को कुछ मोटिवेशनल कोट्स के साथ फिनिश करते हैं। एंड मोटिवेशनल कोट इज: आई एम एक्सपीरियंस्ड इनफ टू डू दिस, आई एम knowledgeable enough to do this, I am prepared enough to do this, and I am mature enough to do this, I am brave enough to do this. And this is told by Alexandria Ocasio-Cortez. Friends, this is the good motivational quote. And okay, thank you for watching my video.